अजीज़ तलबा व तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. So as you all know students, we had completed chapter number 6, heat, light and sound in our previous video. So in today's video we'll be starting chapter number 7, which is force, in our today's video, in which we'll be discussing what is force, what is mass and what is weight. So student, forces and machines are all about motion, and when it comes to motion, we have to speak to Isaac Newton. Newton lived in England about 350 years ago. He is famous for his laws of motion. You are sure to study these in coming years. Hello Mr. Newton. So students, forces and machines are all about motion, यानी forces and machines हमें बेसिकली किस पे बात करती हैं, मोशन के बारे में. मोशन इज़ मूवमेंट. व्हेन इट कम्स टू मोशन, यानी कि जब कभी भी हम लोग बात करते हैं फोर्सेस एंड मशीन्स यानी मोशन के बारे में, तो हम लोग को उससे बेहतर कोई भी चीज़ हमें नहीं समझा सकते. वो कौन है? इसाक न्यूटन है. इसाक न्यूटन लिव्ड इन इंग्लैंड अबाउट 350 ईयर्स अगो. ही इज़ फेमस फॉर हिज लॉज ऑफ न्यूटन, यानी कि वो किस लिए फेमस है. उनके जब हम मोशन की बात करते हैं तो हम उन्हीं के बारे में क्यों बात करते हैं. सो ही इज़ फेमस फॉर हिज लॉज ऑफ मोशन. उन्होंने मोशन के लॉज को डिस्कवर करा था. सो नेक्स्ट जो आपकी नेक्स्ट क्लासेज होंगी लाइक 6, 7, 8, उसमें आप और भी ज़्यादा जाकर इसाक न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे, इनकी लॉज वगैरह के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन. Let's start by looking at two things the people often get mixed up. These two things are mass and weight. इसाक न्यूटन ने हमें क्या बताया? सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? मास एंड वेट के बारे में. क्यों? क्योंकि लोग अक्सर मिक्सअप कर देते हैं मास एंड वेट के कॉन्सेप्ट को. So, mass and weight. Mass is the amount of matter contained in an object. It is measured in kilogram. On Earth, the mass of an object is the same as its weight. But that does not mean that these two are always the same. If an object goes into space, its weight changes. Do you know why? It changes because of gravity. So students, जब कभी भी हम मास के बारे में बात करेंगे तो मास क्या है? मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट. मास बात करता है कि अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन, एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर अमाउंट है मैटर का. इसको मेजर हम किस में करते हैं? इसको मेजर हम करते हैं किलोग्राम में. ऑन अर्थ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द सेम एज इट्स वेट. अर्थ पर, ज़मीन पर मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास एंड वेट सेम है. बट दैट डज़ नॉट मीन दैट दीज टू आर ऑलवेज द सेम. बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों चीज़ें हमेशा सेम होंगी. इफ़ एन ऑब्जेक्ट गोज़ इन टू द स्पेस, इट वेट चेंजेस. यानी कि अर्थ पर, ज़मीन पर तो मास एंड वेट सेम है, लेकिन जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस पे जाता है तो उसका वेट जो है वो चेंज हो जाता है. क्यों? अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? बिकॉज इट चेंजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी की प्रेजेंस की वजह से वो क्या होता है,
स्पेस पर वेट जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसीलिए लोग अक्सर मिक्सअप कर देते हैं वेट एंड मास के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ज़मीन पर, अर्थ पर तो मास एंड वेट सेम है, लेकिन वो ऑलवेज़ यानी हमेशा सेम नहीं रहता है। स्पेस पर जाकर वेट जो है उसमें चेंजेस आते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। ओके स्टूडेंट्स, सो डज इट्स mass change? So no, because an object in space still has just as much matter inside it as it does on earth, so its mass remains the same. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है कि मास, अगर वेट स्पेस पर जाकर चेंज हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या मास भी चेंज हो जाता है? क्योंकि आपने तो ये बात करी कि ज़मीन पर तो मास एंड वेट सेम है। सो नो, अर्थ जो मास है स्पेस पे जाकर ही वही मास रहता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉडी तो वही है ना जो अर्थ पर था। वही बॉडी, अगर वही ऑब्जेक्ट अगर मास पर भी चला जाता है तो उसका जो मास, कह रही हूँ सॉरी, स्पेस पर भी चला जाता है तो उसका जो मास है वो हमेशा सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर है वो तो सेम ही है ऑब्जेक्ट में, चाहे वो अर्थ पर हो चाहे वो स्पेस पर हो। द फर्दर अवे an object is from the earth, the lower the forces of gravity acting on it. This means that its weight decreases. Since there is no force of gravity in space, an object has no weight at all. You must have seen pictures of an astronaut floating in space or in their spacecraft due to weightlessness. Weight can be defined as the amount of gravitational force acting on an object. It is measured in newtons n. So students, further away an object is from the earth, यानी कि जितना वेट कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ से दूर होता चला जाता है उतना ही ज़्यादा लोअर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, यानी कि उतनी ही ग्रेविटी की फोर्स उससे कम होती जाती है। दिस मीन दैट इट्स वेट डिक्रीजेस, यानी कि जितनी ग्रेविटी की फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, उतना ही वेट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। सिंस देयर इज़ नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन स्पेस, क्योंकि स्पेस पर किसी किस्म की कोई ग्रेविटी नहीं होती, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट का वेट भी कोई नहीं होता। इसीलिए हमने अक्सर देखा है कि एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं हवा में, स्पेस में और स्पेस क्राफ्ट में, क्योंकि कोई वेट ही नहीं होता, वेटलेसनेस नहीं होती। जिस तरह एक बलून जो है वो फ़ौरन से हवा में उड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि उसका कोई वेट नहीं होता, इसी तरह से या स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती। ग्रेविटी से अर्थ से जो है वो ऑब्जेक्ट या ह्यूमन बॉडी दूर जाती रहती है, ग्रेविटी ख़त्म होती रहती है, इसीलिए वेटलेसनेस फीलिंग जो है, वेटलेसनेस वाली कंडीशन जो है वो आ जाती है और वेट जो है वो नहीं रहता। क्यों? क्योंकि बॉडी का वेट जो है स्पेस पर कुछ भी नहीं होता, चेंज हो जाता है। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं वो स्पेस क्राफ्ट में या स्पेस वगैरह में फ्लोट कर रहे होते हैं। वेट कैन बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि मास की तो हमने अलग बात की, तो वेट क्या है? वेट है एज द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसको हम कहते हैं वेट, वो बताता है वेट। और वो हम मेजर किस तरह करते हैं? वो हम मेजर करते हैं न्यूटन्स में। The captain of the Pakistani cricket team just hit this cricket ball so far it has flown into space. It has not changed its mass because it still has exactly the same amount of matter inside it as it did on Earth, but its weight has changed because there is less gravity in space. So students, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने इतनी ज़ोर से बॉल को हिट करा कि वो फ्लोन होकर किसमें चली गई? स्पेस में। स्पेस में जाकर भी उसका जो मास है वो क्या रहा? बिल्कुल सेम रहा। क्योंकि मास सेम इसलिए रहा क्योंकि मैटर ऑफ द अमाउंट, यानी अमाउंट ऑफ मैटर जो उस बॉल का था वो तो सेम रहा जिस तरह वो अर्थ पे था, बस उसका वेट चेंज हो गया। बट इट्स वेट हैज़ चेंज बिकॉज देयर इज़ लेस ग्रेविटी इन स्पेस। अब वेट जो इस बॉल का है वो क्यों चेंज हो गया? क्योंकि स्पेस, अर्थ पे ग्रेविटी ज़्यादा है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो स्पेस पे जाकर बहुत कम है, इसलिए इस बॉल का मास तो वही रहा, जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो तो वही रहा, लेकिन वेट चेंज हो गया क्योंकि ग्रेविटी जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती गई किस पे? हमारे स्पेस पे जाकर। तो स्टूडेंट्स, डिड यू नो एन ऑब्जेक्ट वेज मोर एट सी लेवल विच इज़ क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ देन एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन? सो स्टूडेंट्स, क्या आप बात ये जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ज़्यादा वेट उसका होगा कहाँ पर? सी लेवल पर, क्योंकि वो क्लोज़र है सेंटर ऑफ द अर्थ से बजाय इसके देन एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन। अगर आप माउंटेन के टॉप पे चले जाएँ, क्योंकि ग्रेविटी की थोड़ी फोर्स जो है वो कम होती चली जाती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम हो जाती है, जबकि जो सी लेवल है, सी लेवल पे
जो है वो अर्थ, सी लेवल जो है वो ज़ाहिर है अर्थ के बहुत क्लोज़र टू द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ है, इसलिए ग्रेविटी ज़्यादा है, तो वेट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा कहाँ पर, सी लेवल पर, और जब वो ऊपर माउंटेन की टॉप की तरफ जाता रहेगा तो उसका वेट जो है वो थोड़ा सा कम होता चला जाएगा। Balance and unbalanced forces. You should know about these forces by now. So students, the first one is buoyancy. Buoyancy is a force that works in water. It is an upward pressure which is why boats float on water. So students, buoyancy जो है वो एक force है that works in water, जो है किस में वर्क करती है, वाटर में। क्यों? क्योंकि इट इज़ एन अपवर्ड प्रेशर, ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा है, विच इज़ वाई बोट्स फ्लोट ऑन वाटर। कभी आपने सोचा होगा कि ह्यूमन बॉडी का भी तो वेट है, वो किस तरह फ्लोट कर रही है, शिप हैं, बोट्स हैं, वो किस तरह फ्लोट कर रही है वाटर पे। अगर वो सेंटर में इतना है तो वो नीचे जाके डूब क्यों नहीं जाती, सही है। वो फ्लोट किस तरह कर रही होती है, किस तरह तैर रही होती है, किस तरह जो है वो बोट जो है चल रही होती है पानी पर। सो स्टूडेंट्स, वो एक बुयंसी वाली फोर्स है जो कि क्या करती है, अपवर्ड प्रेशर लगाती है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से वाटर पर बोट्स वगैरह जो है वो फ्लोट कर सकती है। नाउ सेकंड वन इज़ ग्रेविटी. Gravity is the force that keep us on earth. It is the force that makes sure that what goes up must come down. It is the force that pulls everything towards the center of the earth. So students, gravity एक force है that keeps on us on earth, यानी कि gravity वो force है जो हमें earth पर रखती है, यानी कि अगर अर्थ पर ग्रेविटी ना हो तो जो हम लोग इस तरह ज़मीन पर खड़े हुए होते हैं, हम लोग ज़मीन पर खड़े ना हो, हम ऊपर की तरफ उड़ रहे हों। इट इज़ द फोर्स दैट मेक श्योर दैट व्हाट गोज़ अप मस्ट कम डाउन. यही एक वो फोर्स है जो कि मेक श्योर करती है कि जो चीज़ ऊपर जा रही है वो नीचे को ज़रूर आए. अगर कभी भी आप जो है वो बॉल हवा में ऊपर की तरफ जो है वो फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ क्यों आ रही है? क्यों? क्योंकि उसका क्या है, उसका एक जो है वेट है जो कि ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही होती है. जब वो ऊपर की तरफ जाती है वो उसी तरह स्पीड में नीचे की तरफ आती है. इट इज़ द फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. और ये ही एक फोर्स है जो कि हर ऑब्जेक्ट को पुल करती है सेंटर ऑफ द अर्थ के. यानी कि हम लोग भी हैं तो हम लोग ज़मीन पर किस तरह चल पा रहे हैं, हम उड़ते क्यों नहीं हैं, ऊपर की तरफ क्यों नहीं उचक रहे होते, हवा में क्यों नहीं उड़ रहे होते, इसी वजह से, क्योंकि ग्रेविटी हमारी वेट की वजह से हमें जो है वो अट्रैक्ट करके रखती है, प्रेशर की उसमें मेक श्योर करती है कि हमारा जो वेट है वो नीचे की तरफ हो और हम लोग ज़मीन पर चलें और ज़मीन पे हमारा प्रेशर सही तरह बना रहे, हम लोग हवा में ना उड़ें. फ्रिक्शन इज़ द फोर्स दैट स्लोज और स्टॉप्स ऑब्जेक्ट दैट आर स्लाइडिंग पास ईच अदर. फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि स्लो करती है या फिर स्टॉप करती है ऑब्जेक्ट को जो कि स्लाइड पास ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के स्लाइड पास कर रहे होते हैं, उनको क्या करती है, रोक के रखती है फ्रिक्शन की वजह से. नाउ एयर रेजिस्टेंस. अब हम बात करेंगे किसकी, एयर रेजिस्टेंस की. एयर रेजिस्टेंस इज़ अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन. एयर रेजिस्टेंस भी एक टाइप ऑफ फ्रिक्शन है. इंस्टेड ऑफ वन ऑब्जेक्ट रबिंग अगेंस्ट अनदर टू स्लो इट डाउन, एयर स्लोज द ऑब्जेक्ट डाउन. सो स्टूडेंट्स, एयर रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस मतलब होता है किसी भी चीज़ की रुकावट. एयर रेजिस्टेंस, एयर रुकावट बनेगी किस में, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रिक्शन की वजह से रब होकर दूसरे से नहीं स्लो डाउन हो रहा, बजाय इसके कि एयर की वजह से वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है ऑब्जेक्ट. Okay, so students, so if these and other forces are acting on everything, why are things not always moving or changing direction? They do not always move or change direction because forces balance each other at certain points. When this happens, objects either stay still or keep moving at the same rate. There is a word for this. It is inertia. This book is lying still on this table. The force of gravity is pushing it onto the table. At same time, there is another force known as normal force that is pushing in the opposite direction upward. These forces are balanced, so the book remains still. If the forces become unbalanced, the book will move. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है? सो इफ दीज आर अदर फोर्सेज एक्टिंग ऑन एवरीथिंग, अगर ये सारी फोर्सेज एंड अदर फोर्सेज जो हैं वो एक्ट कर रही हैं एवरीथिंग पे, सो व्हाई आर थिंग्स नॉट ऑलवेज मूविंग और चेंजिंग डायरेक्शन? जो सारे ऑब्जेक्ट हैं, थिंग्स हैं, वो हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं करती रहती या मूव क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज दे डू नॉट ऑलवेज मूव और चेंज डायरेक्शन बिकॉज फोर्सेज बैलेंस ईच अदर एट सर्टेन पॉइंट्स. क्यों? क्योंकि फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर रही होती हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर.
When this happens, object either stay still or keep moving at the same rate. और जब ऐसा होता है तो ऑब्जेक्ट या तो इधर स्टिल रहता है, एक ही जगह पर रहता है, या फिर कीप मूविंग यानी कि मूव करता रहता है सेम रेट पर. देयर इज़ अ वर्ड फॉर दिस. इसके लिए क्या वर्ड यूज़ हम करेंगे? इनर्शिया. हम इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे इनर्शिया का. सो दिस बुक इज़ लाइंग स्टिल ऑन दिस टेबल. इस टेबल पर, अगर आपको नज़र आ रही होगी आपकी स्क्रीन पर, बुक जो है वो रखी हुई है स्टिल, एक ही पोजिशन पर. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ पुशिंग इट ऑन टू द टेबल. जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इसको टेबल पर पुश कर रही है डाउन साइड, डाउनवर्ड. एट द सेम टाइम देयर इज़ अनदर फोर्स नोन एज नॉर्मल फोर्स दैट इज़ पुशिंग इट इन द अपोजिट डायरेक्शन अपवर्ड. अब इसी तरह जो है यहाँ पे कौन सी फोर्स है? एक नॉर्मल फोर्स है जो कि उसको अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रही है. यहाँ पे अपर डायरेक्शन में उसमें क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है. सो अब जाहिर है एक फ़ोर्स यहाँ से, एक फ़ोर्स यहाँ से, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, बैलेंस कर देंगी. एट द सेम टाइम सो दीज टू फोर्सेज आर बैलेंस. क्या है? यहाँ से भी एक फोर्स है, यहाँ से भी फोर्स है, दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं. सो द बुक रिमेन्स स्टिल. इसी वजह से बुक जो है वो स्टिल रहती है. इफ़ द फोर्सेज बिकम अनबैलेंस, यानी कि यहाँ से फोर्स और यहाँ से वाली फोर्स जो है वो अगर अनबैलेंस हो जाए, बराबर ना हो, द बुक विल मूव. बुक की मूवमेंट फ़ौरन से स्टार्ट हो जाएगी. Normal force. There is a force known as normal force. This is the force that operates when two still objects are in contact with each other. नॉर्मल फोर्स क्या है? नॉर्मल फोर्स का वर्ड भी मैंने आपसे यूज़ करा. सो नॉर्मल फोर्स वो फोर्स है जो कि ऑपरेट करती है जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में कांटेक्ट में आते हैं. यानी कि यहाँ पे टेबल भी स्टिल है, बुक भी स्टिल है. यहाँ पे भी बिल्कुल स्टिल बुक है, यहाँ पे टेबल भी स्टिल है. तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स काम करेगी ताकि दोनों अपवर्ड एंड डाउनवर्ड को वो क्या कर दे? कैंसिल आउट कर दे. यहाँ से वो डाउनवर्ड लगा रही है, यहाँ से नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लगा रही है, और बैलेंस हो गए हैं दोनों फोर्स. और टेबल भी स्टिल है एंड बुक भी हमारी स्टिल है. कोई भी अपनी पोजीशन जो है वो मुस्तकिल चेंज नहीं कर रही है, कोई भी मूविंग स्टेट में नहीं है. ना टेबल इधर उधर जा रही है जो बुक ऊपर रखी हुई है, ना ही वो इधर उधर जा रही है. सो इसको हम कहेंगे इनर्शिया. इनर्शिया क्या करती है? इनर्शिया ऑब्जेक्ट को स्टिल पोजीशन पे रखती है, या फिर अगर कोई चीज़ मूव हो रही है तो उसको सेम रेट से मूवमेंट उसकी बरकरार रखती है. और इसी तरह जो है वो दो तरह की फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस भी हो जाती हैं. ओके, हियर इज़ अनदर एग्जाम्पल. Two teams are playing tug of war. If both teams pull with exactly the same force in opposite directions, the flag in the middle of the rope remains in the same place. This is because the forces are balanced. But if one team pulls harder than the other team, the forces become unbalanced and movement will occur. सो स्टूडेंट्स, यहाँ एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने क्या बात करी? द टू टीम्स आर प्लेइंग टग ऑफ वॉर. ये गेम है जिसको हम कहते हैं टग ऑफ वॉर. ये जो है वो यहाँ पे 3 लोग हैं और यहाँ पे 3 लोग हैं, और जिसको हम लोग रस्साकशी भी बोलते हैं. इफ़ बोथ टीम्स पुल विद एग्जैक्टली द सेम फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. ये वाली जो टीम है, टीम समझे आप इसको ए कंसिडर कर लें, इसको बी. टीम ए बी जो ए है वो सेम फोर्स से जो है वो इस साइड खींच रही है, और टीम बी जो है वो इस साइड खींच रही है, अपोजिट डायरेक्शन. एक जो है वो इस डायरेक्शन में खींच रही है और एक जो है वो इस डायरेक्शन में खींच रही है. अपोजिट डायरेक्शन हो गए हैं यहाँ पे. सो द फ्लैग इन द मिडिल ऑफ द रोप रिमेन्स इन द सेम प्लेस. ये जो रोप पे फ्लैग बना हुआ है वो सेम डायरेक्शन में रहा, सेम पोजीशन पे रहा, क्योंकि यहाँ भी सेम फोर्स से उन्होंने इस साइड खींचा, इन्होंने यहाँ पे इस साइड खींचा. दिस इज़ बिकॉज द फोर्सेज आर बैलेंस. क्यों? क्योंकि यहाँ की फोर्स बैलेंस है. यहाँ भी 3 लोग हैं, यहाँ भी चले 3 लोग हैं, और वो 3 लोग यहाँ पे भी इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, और वही 3 यहाँ पे भी इक्वल फोर्स लगा रहे हैं. तो फोर्सेज बैलेंस हैं. बट अगर यहाँ वाली टीम ए फ़ौरन से एक्स्ट्रा फोर्स लगाना स्टार्ट कर देती है, तो अब जो फोर्स है वो अनबैलेंस हो जाएगी. यहाँ की कम फोर्स लगा रही है, यहाँ की ज़्यादा. तो जाहिर है ये जो फ्लैग है वो इस साइड आएगा और ये लोग जीत जाएंगे. तो अब मूवमेंट जो हमने बात इनर्शिया की थी कि इनर्शिया बैलेंस है तो मूवमेंट नहीं होती थी, लेकिन अगर फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो जाएंगी तो उस स्टेट में हमारे पास मूवमेंट होगी, और उस मूवमेंट की वजह से ही जो है वो फ्लैग या तो यहाँ चला जाएगा या यहाँ चला जाएगा. तो ये यहाँ बात समझ, आई होप से आपको समझ में आ गई होगी कि बैलेंस फोर्स क्या है और यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है. जब तक फोर्सेस बैलेंस थी तो फ्लैग की मूवमेंट नहीं हो रही थी, फ्लैग बिल्कुल स्टिल था. लेकिन जैसे ही फोर्सेस अनबैलेंस स्टार्ट होना शुरू हुई, फ़ौरन से जो फ्लैग है उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, और इस तरह से टीम ए जो है वो मैच जीत जाएगी, क्योंकि फ्लैग ज़ाहिर है उनकी डायरेक्शन में चला जाएगा.
ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7। ये काफ़ी शॉर्ट चैप्टर था क्योंकि फोर्स का चैप्टर था। फोर्स की बात करी हमने, अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्स की, वेट एंड मास की। सो आई होप सो आपको ये टॉपिक जो है, चैप्टर जो है, वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।